निधि वर्मा के हिसाब से रंधावा रियल एस्टेट एक ऐसी कंपनी थी जो बैंकक्रप्ट होने वाली थी। जिस नजर से वो उसे देख रही थी, उस हिसाब से ध्रुव का ना कोई टेस्ट था, ना उसके पास पैसा था और ना ही उसके पास कोई स्ट्रैटेजी थी। निधि वर्मा की नजर में ध्रुव कोई भी नहीं था, लेकिन इस समय उसने केवल एक ही बात कही थी जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। मैं इतनी दूर से यहाँ पर इन्वेस्ट करने सिर्फ एक ही वजह से आई हूँ और वो वजह है ध्रुव। यहाँ तक कि लवीना भी निधि वर्मा की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मिस, जब हम यहाँ आए थे तब आपने तो मुझे कुछ और ही बताया था। इनफैक्ट आपने तो इसे जान से मारने के लिए एक किलर भी हायर किया था। अपना मुंह बंद करो। मेरी फियांसी को बस केवल मैं ही परेशान कर सकती हूँ। निधि वर्मा? ये नाम सुनकर पूरे कॉरिडोर में ऐसी खामोशी छा गई थी कि वहाँ पर सुई तक गिरने की आवाज सुनाई दे सकती थी। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट की भी बोलती बंद हो गई थी। इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस अथाह दौलत ला सकती थी और ऐसा निधि वर्मा की वजह से था। इतने पैसों के साथ वो प्रेसिडेंट जो भी चाहता था वो कर सकता था। निधि यहाँ पर न केवल वर्मा फैमिली के बिजनेस को लेकर आई थी, लेकिन साथ ही साथ वो कठौता एरिया से भी बहुत सारा बिजनेस लेकर आई थी। लेकिन प्रेसिडेंट ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निधि वर्मा वक्त से पहले ही वहाँ पर आ जाएगी। क्या मैं तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए क्वालिफाइड हूँ? निधि वर्मा का हर एक शब्द सीधा प्रेसिडेंट के दिल को चोट पहुंचा रहा था। वो इतना ज्यादा नर्वस था कि उसके माथे से पसीना बहना शुरू हो गया था। वैसे तो निधि वर्मा के सवाल का जवाब ना था। निधि वर्मा एक बिजनेस वुमन थी और इसीलिए वो प्रेसिडेंट को नौकरी से निकालने के लिए क्वालिफाइड नहीं थी। लेकिन जो अरबों का इन्वेस्टमेंट निधि वर्मा लेकर आने वाली थी और साथ ही साथ पूरी इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में उसका जो इन्फ्लुएंस था वो काफी था पूरी की पूरी इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस की बिसात को बदलने के लिए। और वो बदलाव उसे यानी कि इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को नौकरी से निकाल देगा। और यही वजह थी कि निधि वर्मा पूरी तरह से क्वालिफाइड थे और उसके पास प्रेसिडेंट को नौकरी से निकालने की पूरी पावर मौजूद थी। मिस वर्मा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए ना, अंदर आकर बैठिए। लेकिन निधि वर्मा अपनी जगह से अभी भी नहीं हिलती है और केवल प्रेसिडेंट को देखती रहती है। बैठूं? मैं यहाँ पर क्यों बैठूं? मैंने अरबों खर्च करे हैं इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आई तुमने मुझे बताया कि मेरा फियांसे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। हाँ, अब तुम चाहते हो कि मैं अंदर जाकर बैठूं? निधि वर्मा प्रेसिडेंट को धमकी दे रही थी। उन दोनों के बीच की पावर का गैप इतना ज्यादा था कि उसे कम नहीं किया जा सकता था। अब इस पॉइंट पर प्रेसिडेंट कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था और इसीलिए वो निधि वर्मा से माफी मांगने के लिए केवल अपना सिर झुका लेता है। मिस वर्मा, ये जरूर ही कोई ना कोई गलतफहमी है। हम ऐसा क्यों ना करें, मैं अभी जाकर अपने सेक्रेटरी से एक और इनविटेशन लेटर बनाने के लिए कहता हूँ। मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वर्मा रियल एस्टेट आपका है। इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता था कि ध्रुव आपका फियांसे है। खैर, जो भी है, अब से हम ध्रुव और वर्मा रियल एस्टेट को कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए प्रायोरिटाइज करेंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रेसिडेंट फिर ध्रुव की तरफ देखता है, लेकिन ध्रुव भी उसे इग्नोर कर देता है। ध्रुव ने अपनी आंखों के सामने निधि वर्मा की कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को देखा था। उसके डैड ने उसके लिए ये जो फियांसे ढूंढी है वो एक बहुत ही टफ लड़की है, लेकिन ध्रुव को उसकी मदद की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो बस कुछ ही शब्दों से वैसे भी इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर सकता था। ध्रुव, हम ऐसा क्यों ना करें। मैंने फैसला किया है कि मैं एक बार फिर से शर्मा फैमिली और रंधावा फैमिली के इनविटेशन लेटर्स को रिव्यू करूंगा। पिछली बार इसे वाकई में ठीक से रिव्यू नहीं किया गया था और इसीलिए इस बार मैं खुद इसे रिव्यू करूंगा। वो प्रेसिडेंट ध्रुव के सामने अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था। ये साइन था कि उसने अपनी हार मान ली है। वो अच्छे से जानता था कि केवल इसी तरह से वो इस बार खुद को बचा सकता था। हर कोई जानता था कि प्रेसिडेंट का रिव्यू करने का क्या मतलब है। वो एक बार फिर से साइड्स चूज कर रहा है और इस बार वो निधि वर्मा की साइड लेने का फैसला कर रहा है। निधि वर्मा जो अब तक खामोश खड़ी हुई थी वो फिर पलटकर ध्रुव की तरफ देखती है। ध्रुव, तुम्हें क्या लगता है? निधि वर्मा की आंखें जो मैसेज दे रही थीं, वो साफ समझ में आ रहा था। वो ध्रुव को एनालाइज कर रही थी। वो इस बात का अंदाजा लगा रही थी कि ध्रुव कैसे रिएक्ट करेगा। जाहिर सी बात है कि ध्रुव ने निधि वर्मा की नजर को नोटिस कर लिया था और इसीलिए वो जानबूझकर उसे अवॉइड कर देता है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निधि वर्मा को ध्रुव पसंद नहीं था और ना ही ध्रुव को निधि वर्मा पसंद थी। भले ही निधि वर्मा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन ध्रुव को उसकी पर्सनालिटी पसंद नहीं थी। निधि वर्मा की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ तक कि जब ध्रुव उसके बगल में भी खड़ा हुआ था तब भी वो उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा सेंस कर सकता था। अब यहाँ से क्या मोड़ लेगी ध्रुव और निधि की ये कहानी,
क्या ये ध्रुव और निधि की दोस्ती की शुरुआत है, या फिर निधि वर्मा नाम का ध्रुव ने एक और नया दुश्मन बना लिया है? क्या मतलब है कि ये हर चीज के साथ ओके है? ये इतना ज्यादा हिचकिचाने वाला क्यों है? बिना किसी शक के ये मेरे फियांसे बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। मिस्टर गिल, आप एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं। थैंक यू मिस्टर गिल। वो प्रेसिडेंट राहत की ऐसी सांस लेता है मानो वो अभी अभी मौत के मुंह से निकला हो। उसी समय देवेंद्र रंधावा और आमोद वहां पर आते हैं। प्रेसिडेंट जल्दी करिए और इस ध्रुव को यहाँ से भगाइए ताकि हम इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर सकें। हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। मैंने सुना है इस बार कठौता एरिया के बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। जी प्रेसिडेंट, जल्दी करिए। ओह बाय द वे, वो कठौता एरिया से जो बिग शॉट यहाँ पर आ रहा है उसका नाम क्या है? और इस ध्रुव को आप जाने दीजिए, इसे तो हम देख लेंगे। देवेंद्र रंधावा और आमोद शर्मा की बात सुनकर प्रेसिडेंट और भी कहीं ज्यादा अपसेट नजर आने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे सांस तक नहीं आ रही है। निधि वर्मा अपनी तिरछी नजरों से उस प्रेसिडेंट को देखती है और निधि वर्मा की एक ही नजर उस प्रेसिडेंट को डर के मारे थर थर कंपाने के लिए काफी थी। प्रेसिडेंट जल्दी कीजिए, ये ध्रुव तो बस केवल एक कचरे का टुकड़ा है, इसलिए जल्दी कीजिए और छुटकारा पाइए इससे। आफ्टर ऑल एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर हमारा इंतजार कर रही है। आमोद ने अभी अभी निधि वर्मा और प्रेसिडेंट के बीच की बातचीत को नहीं सुना था और अब वो निधि वर्मा की तरफ और भी कहीं ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहा था। निधि वर्मा की पर्सनालिटी की वजह से पहली बार था कि आमोद किसी लड़की में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ था। निधि वर्मा प्रेसिडेंट को घूरते हुए बस स्मर्क करती है। उसके पास बहुत ही कम समय बचा था अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। वो एक बहुत ही स्मार्ट आदमी था और इसीलिए जाहिर सी बात है कि वो चीजों को अच्छे से समझता था और इसीलिए वो जानता था कि जब तक निधि वर्मा ध्रुव के साथ है कोई भी ध्रुव का बाल भी बांका नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल वो भी वर्मा रियल एस्टेट के शेयर होल्डर्स में से एक था। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त सब ठीक करता हूँ। इतना कहने के बाद प्रेसिडेंट सीधा अपने रूम में जाता है और अपने साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आता है। प्रेसिडेंट के हाथों में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स देखकर आमोद अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। प्रेसिडेंट, आप एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन हैं, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। ये ध्रुव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये आप अपने साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर क्यों आए हैं? इनमें से एक तुरंत ही अंदर रख दीजिए। देखिए ना, हमारी खूबसूरत गेस्ट भी हमें देख रही है। आमोद आमतौर पर एक शांत आदमी था जो कभी कभी ही कुछ बोलता था, लेकिन आज बात अलग थी। निधि वर्मा इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि आमोद भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा था। वो हर कीमत पर निधि वर्मा के सामने शो ऑफ करना चाहता था। हालांकि ये बात और थी कि निधि वर्मा आमोद की तरफ देख भी नहीं रही थी। ये शर्मा फैमिली और रंधावा फैमिली के कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन है। हमारे रिव्यू के हिसाब से इकोनॉमिक एसोसिएशन ने तय किया है कि रंधावा फैमिली और शर्मा फैमिली, जिसमें आमोद शर्मा भी शामिल है, उनका हम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंट की बात सुनकर देवेंद्र रंधावा और आमोद की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थी। एक पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा मानो उन लोगों ने कुछ गलत सुन लिया हो। रंधावा फैमिली को तो चलो साइड में रख दो, लेकिन शर्मा फैमिली दिल्ली की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है। ऐसे में उन्हें इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस न ज्वाइन करने देना किसी कंट्री को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न ज्वाइन करने देने के बराबर है। लेकिन इसकी वजह से शायद शर्मा फैमिली बर्बाद हो सकती है और हो सकता है कि वो 4 बड़ी फैमिलीज में से निकल भी जाए। प्रेसिडेंट, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर तुम ठीक से नहीं सुन सकते हो कि मैंने क्या कहा है तो तुम्हारे कानों का फायदा ही क्या है? क्या तुम्हें पढ़ने में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है? इतना कहने के बाद वो प्रेसिडेंट उन डॉक्यूमेंट्स को सीधा जमीन पर फेंक देता है। उसका एटीट्यूड पहले के मुकाबले पूरी तरह से अलग हो गया था। आमोद निधि वर्मा को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन अब वो निधि वर्मा के सामने बेवकूफ सा नजर आ रहा था। उसे चाहकर भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। क्यों? प्रेसिडेंट, एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आप शर्मा फैमिली को नाराज करना चाहते हैं? क्या तुम मुझसे एक एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं? वेल, ये फैक्ट कि तुमने वर्मा रियल एस्टेट को इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से हटाने के लिए किसी को ऑर्डर दिया है, ये इस बात को प्रूव करने के लिए काफी है कि तुम्हारी और शर्मा फैमिली की सोच कितनी ज्यादा घटिया है। आई एम सॉरी, लेकिन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। इतना कहने के बाद प्रेसिडेंट फिर अपने बगल में खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखता है और वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत ही प्रेसिडेंट का इशारा समझ लेता है। मिस्टर शर्मा, इस तरफ आइए। आमोद को बहुत ही शराफत के साथ वेन्यू को छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया था और इस बात से आमोद सिर से लेकर पांव तक हिल गया था। यह उस वादे से पूरी तरह से अलग था जो प्रेसिडेंट ने इससे पहले उससे किया था। आमोद को चाहकर भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा भी क्या हुआ कि सारी की सारी बाजी ही पलट गई और उसे इस तरह से मुंह की खानी पड़ी। अब क्या होगा आमोद का अगला कदम?
ध्रुव की वजह से उसे जो एक बार फिर इंसल्ट का सामना करना पड़ा, उसका बदला वो ध्रुव से किस तरह से लेगा और कैसा होगा आगे ध्रुव और निधि वर्मा का रिश्ता। आमोद शर्मा के साथ जो हुआ था उसके बाद पूरी की पूरी इकोनॉमिक एसोसिएशन में हलचल मच गई थी। जब आमोद शर्मा बाहर निकला था तब रिपोर्टर्स पहले से ही वहां पर मौजूद थे। आफ्टर ऑल शर्मा फैमिली जो दिल्ली की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक है, उसे इकोनॉमिक एसोसिएशन से बाहर निकाला जाना कोई छोटी बात नहीं है। उसी का नतीजा था कि आमोद का चेहरा इस समय गुस्से में तमतमा रहा था। फोटोज क्यों ले रहे हो तुम? बंद करो ये सब। लेकिन रिपोर्टर्स ने फिर भी आमोद शर्मा को घेर लिया था। मिस्टर शर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है? आपके और रंधावा फैमिली के पास तो इनविटेशन लेटर्स मौजूद थे ना? मिस्टर शर्मा, हमें इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की रीसेंट सिचुएशन के बारे में बताइए। रिपोर्टर्स के सवाल सुनकर आमोद शर्मा और भी ज्यादा गुस्से में तमतमा रहा था। वो सीधा भागते हुए अपनी कार की तरफ ऐसे जाता है मानो वो किसी प्लेग से बचकर भाग रहा है। अपनी कार के अंदर जाने के बाद आमोद शर्मा कार की विंडोज बंद कर लेता है और एक कॉल करता है। डैड, वो प्रेसिडेंट एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। उसने हमें इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने से मना कर दिया है। डैड, वो जानबूझकर शर्मा फैमिली की इंसल्ट कर रहा है। उसी समय वहां कॉरिडोर में देवेंद्र रंधावा और आमोद को वहां से जाता हुआ देखकर प्रेसिडेंट समझ गया था कि उसने इस मैटर को सॉल्व कर लिया है। उसके बाद फिर वो निधि वर्मा की तरफ देखता है। मिस वर्मा, मैंने जिस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया, क्या आप उससे खुश हैं? हाँ, ठीक ही था। वेल, तो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में मेरी पोजीशन के बारे में क्या? शायद तुमने सुना नहीं, मैंने अभी अभी क्या कहा है। एक बार जब मैं कोई फैसला कर लेती हूँ तो फिर मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हटती हूँ। चलो, मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। जब तक कि तुम प्रेसिडेंट रहोगे, मैं यहाँ दिल्ली में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। और हाँ, बाय द वे, रंधावा फैमिली और शर्मा फैमिली को बता देना कि जरा संभल जाएं, क्योंकि अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मेरे फियांसे के साथ पंगा लेने वाला हर कोई खुद अपने हाथों से मौत का रास्ता चुनेगा। निधि वर्मा इस वक्त इतनी ज्यादा घमंडी और कॉन्फिडेंट थी कि खुद ध्रुव को अपने पैर कांपते हुए महसूस हो रहे थे। यहाँ तक कि ध्रुव को ये भी महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी रोजी रोटी के लिए निधि वर्मा पर डिपेंडेंट है। इस तरफ निधि वर्मा की बात सुनकर प्रेसिडेंट भी डर के मारे कांपने लगा था। अगर निधि वर्मा ने इस बार इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्ट नहीं किया तो हर कोई पीछे हट जाएगा। आफ्टर ऑल, अमीर होने की वजह से पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा निधि वर्मा के पास अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट फंड्स थे और इसीलिए हर कोई उसी की साइड में रहेगा। मिस वर्मा, क्यों ना हम एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कस करें? इसके अलावा उस प्रेसिडेंट के पास और कोई तरीका भी नहीं था। मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है। इतना कहने के बाद निधि वर्मा उसके बगल से होकर निकल जाती है। प्रेसिडेंट को अपने पैर ऐसे महसूस होते हैं जैसे कि वो उसकी बॉडी का भार ही नहीं उठा पाएंगे और इसीलिए वो तेजी से कांपते रहते हैं। ठीक है, फिर मैं रिजाइन कर दूंगा। प्रेसिडेंट ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो इस समय रिजाइन नहीं करेगा तो लोकल गवर्नमेंट वैसे भी उसे निकाल देगी, क्योंकि उसकी वजह से निधि वर्मा दिल्ली में इन्वेस्ट नहीं करेगी। और यही वजह थी कि खुद रिजाइन करके वो कम से कम लोकल गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर रख सकता है। वेल प्लेड। ध्रुव निधि वर्मा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था क्योंकि वो मर्दों से भी ज्यादा बेरहम साबित हुई थी। अब तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? चलो यहाँ से। ध्रुव को निधि वर्मा की बात समझने में थोड़ा समय लग गया था, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो दोनों खामोशी से कॉरिडोर में चलते रहते हैं। तुम्हें मुझे ऐसे देखते रहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ। ज्यादा डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसा बेकार आदमी आज तक नहीं देखा है। अगर कुछ दिन पहले मैंने वर्मा रियल एस्टेट नहीं खरीदा होता तो तुम्हारे 20% शेयर्स अब तक लिक्विडेट हो गए होते। निधि वर्मा की बात सुनकर ध्रुव हैरान रह जाता है। उस समय लिक्विडेशन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि निहाल बाकी के शेयर्स खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन निधि वर्मा ने आखिरी मोमेंट में आकर सब बदल दिया। वैसे इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुमने आज से पहले इतना बड़ा इवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। फ्यूचर में बस केवल अपने काम पर फोकस करना और किसी भी और चीज के बारे में मत सोचना। निधि वर्मा की बात का मतलब पूरी तरह से साफ था। वो और ध्रुव कभी भी साथ नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये बात और थी कि निधि वर्मा की बात सुनकर ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। निधि वर्मा के आने से इकोनॉमिक एसोसिएशन का पूरा माहौल ही बदल गया था। सभी कंपनीज जो वहां पर आई थी उन्हें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिला था, खासतौर पर जिंदल फैमिली को। जिस समय विश्वास जिंदल को इन्वेस्टमेंट मिला उस वक्त उनके चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशंस थे। उसकी वजह यह थी कि जो इन्वेस्टमेंट उन्हें मिला था वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। निधि वर्मा वहां इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में अकेले नहीं थी।
बल्कि वो उसके पीछे की क्वीन थी। तो क्या ये ध्रुव और निधि की कहानी का अंत था, या फिर यहां से उनके एक नए रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी? और आमोद किस तरह से लेगा ध्रुव से अपनी बेइज्जती का बदला? इस तरफ इकोनॉमिक एसोसिएशन की एंट्रेंस के बाहर अपने डैड से बात करने के बाद आमोद फोन रख देता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। क्या हुआ? क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो? देवेंद्र रंधावा इस समय बहुत ज्यादा अपसेट था और देवेंद्र रंधावा की बात सुनकर आमोद का चेहरा और ज्यादा गुस्से में लाल हो जाता है। इतने सालों में आज तक उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। उसी समय प्रेसिडेंट वहां से बाहर आता है और उसे देखकर देवेंद्र रंधावा तेजी से उसकी तरफ जाता है। अरे प्रेसिडेंट साहब, जरा रुकिए तो सही। सोचना भी मत, वो लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा मैंने अभी अभी जो किया है वो करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब मैं रिजाइन करने के लिए जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट की बात सुनकर देवेंद्र रंधावा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन सच तो यही था कि प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहा था। तभी अचानक से आमोद गुस्से में आग बबूला होते हुए प्रेसिडेंट का कॉलर पकड़ लेता है। क्यों? अगर तुम्हें वैसे भी रिजाइन करना ही था तो फिर तुमने इकोनॉमिक एसोसिएशन से हमें धक्के मारकर क्यों निकाला? साफ नजर आ रहा था कि आमोद शर्मा इतनी आसानी से प्रेसिडेंट को जाने नहीं देना चाहता था। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, वो निधि वर्मा है। प्रेसिडेंट के मुंह से निधि वर्मा का नाम सुनकर देवेंद्र रंधावा और आमोद दोनों ही सरप्राइज्ड रह जाते हैं। निधि वर्मा? उसने इस बार इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्ट किया है। वन एंड ओनली निधि वर्मा? हाँ, और वो ध्रुव शायद उसका फियांसे है। जैसे कि मानो निधि वर्मा का नाम उसे शॉक करने के लिए काफी नहीं था, प्रेसिडेंट के इस सेंटेंस ने आमोद को पूरी तरह से चौंका दिया था। अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था, कैसे ध्रुव आज तक इतने बड़े बड़े कारनामे करता आया है। सबका जवाब निधि वर्मा थी। ओह बाय द वे, निधि ने मुझसे कहा था कि तुम लोगों से कह दूं कि तुम लोग सावधान हो जाओ और उसका इंतजार करो। प्रेसिडेंट की बात सुनकर देवेंद्र रंधावा और आमोद दोनों ही हैरान रह जाते हैं और दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। आमोद अपने डैड को कॉल करने के बारे में सोचता है, लेकिन वो इस बात के लिए श्योर नहीं था कि क्या शर्मा फैमिली निधि वर्मा के सामने खड़ी हो पाएगी। मिस्टर आमोद, अब हम क्या करें? आपको क्या लगता है? क्यों ना हम ध्रुव के सामने भीख मांगे कि वो हमें छोड़ दे। इस बार की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस रंधावा फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका खो देंगे तो मुझे डर है कि रंधावा फैमिली फिर हमेशा के लिए। मिस्टर आमोद, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप नाइट स्ट्रीट मार्केट की जमीन हमें लौटा देंगे। छोड़िए, सब कुछ साइड में रखते हैं। अगर वो लैंड वाकई में ध्रुव के हाथों में पड़ गई तो सब खत्म हो जाएगा। नाइट स्ट्रीट मार्केट की रोड रंधावा फैमिली के लिए बहुत मायने रखती थी और वो लोग किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते थे। हालांकि ये बात और थी कि आमोद अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि इन सब का कोई फायदा होगा, क्योंकि उसके हिसाब से ध्रुव एक बहुत ही बेरहम आदमी था और इसीलिए वो उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मैं एक बार डैड से फोन करके पूछता हूँ। आमोद इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। आफ्टर ऑल, इकोनॉमिक एसोसिएशन के बिना फ्यूचर में शर्मा फैमिली बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगी। अपने डैड को फोन मिलाने के बाद आमोद उन्हें फिर पूरी कहानी बताता है। डैड, हम लोग अपना गुस्सा भले ही भूल जाएं, लेकिन मुझे डर है कि ध्रुव जितना सनकी आदमी है वो हमें कोई दूसरा मौका नहीं देगा। आमोद और ध्रुव इस समय एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अगर ध्रुव की पावर बढ़ गई तो आमोद बिना किसी शक के बर्बाद हो जाएगा। जो भी करना है संभल कर करना। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली अब उतनी शांत नहीं रह गई है जितनी कि वो 100 साल पहले हुआ करती थी। आमोद के डैड एक समझदार आदमी थे और इसीलिए वो अच्छे से ये बात जानते थे कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर एक इंसान को बेइज्जती का घूंट पीकर एक लो की जिंदगी बितानी पड़ती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आमोद ने अपने डैड की बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। चलो फिर शुरू करते हैं। मिस्टर आमोद, क्या आप कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल, साथ मिलकर हम लोग हमेशा ही स्ट्रांग रहेंगे। ध्यान से हर उस जगह को देखो जहाँ पर निधि वर्मा गई थी। अब जब वो दिल्ली आ ही चुकी है तो हम उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अब मैं दिखाता हूँ उन दोनों को कि मेरी इंसल्ट करने का क्या अंजाम होता है। एक्साइटमेंट में आमोद का इस समय रोम रोम भरा हुआ था। निधि वर्मा को टारगेट करने का उसका ये फैसला बहुत ही ज्यादा बोल्ड था। किसी भी कीमत पर वो ध्रुव या किसी भी और को उसे इंसल्ट करने नहीं देगा। क्या होगी आमोद की अगली चाल? क्या आमोद ध्रुव और निधि से अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगा या फिर एक बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ेगी? इस तरफ इकोनॉमिक एसोसिएशन में वीआईपी लाउंज में वापस लौटने से पहले
निधि वर्मा पूरी बिल्डिंग घूमती है और फिर वीआईपी लाउंज वापस आने के बाद वो काउच पर बैठ जाती है। लवीना एक बहुत ही सेंसिबल असिस्टेंट थी और इसीलिए निधि वर्मा को बैठा हुआ देखकर वो तुरंत ही रेड वाइन की एक बोतल निकालकर उसे वाइन का एक ग्लास पकड़ा देती है। ध्रुव, मुझे लगता है कि अब तक तुम्हें हम दोनों के बीच का गैप समझ में आ गया होगा, है ना? ध्रुव इस समय खामोश खड़ा हुआ था क्योंकि उसे सचमुच समझ में आ गया था उसके और निधि वर्मा के बीच में अच्छा खासा अंतर था। हालांकि ये बात और थी कि निधि वर्मा फिर भी ध्रुव से कम ही थी। निधि वर्मा फिर किसी क्वीन की तरह चुटकी बजाती है और उसके बगल में मौजूद लवीना तुरंत ही उसे एक सिगरेट देती है। ध्रुव ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निधि वर्मा एक स्मोकर होगी। आफ्टर ऑल ध्रुव खुद भी स्मोक नहीं करता था। ध्रुव, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। एक बार जब मेरे डैड को इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया है, तब तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स, मेरे बारे में और हमारे साथ होने के बारे में ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसीलिए एक अच्छे लड़के बनकर रहो और मैं तुम्हें वर्मा रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट बना दूंगी। और अगर मैं बिहेव न करूं तो? अगर तुम बिहेव नहीं करोगे तो फिर मुझे वो करना होगा जो करना जरूरी है। मैंने पहले भी तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। तुम बस केवल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो। ये बात तो साफ है कि तुम वर्मा रियल एस्टेट के प्रेसिडेंट बस केवल इसलिए बन पाए हो क्योंकि तुमने जग्गा को उसकी अथॉरिटी और अपने रास्ते से हटा दिया था। पैसा कुछ भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, पैसे से तुम्हारी माँ एक अच्छी जिंदगी जी सकती है और उन्हें आधी रात में कहीं रहने की जगह ढूंढने के लिए ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। निधि वर्मा की बात सुनकर ध्रुव हल्का सा स्माइल कर देता है। उसकी वजह ये थी कि निधि वर्मा को लगता है कि उसने ध्रुव के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन एक्चुअल में वो ध्रुव के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पर खैर, ध्रुव को इस बात की बेहद खुशी थी कि निधि वर्मा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो खुद भी निधि वर्मा में इंटरेस्टेड नहीं था। इस तरह से वो दोनों साथ में अपने अपने डैड्स को मना सकते थे। तभी अचानक से वहाँ पर दरवाजे पर एक नॉक की आवाज आती है और ध्रुव का ध्यान उस तरफ चला जाता है। अंदर आजा। दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी अंदर आता है और चलते हुए सीधे ध्रुव की तरफ चला जाता है। मिस्टर गिल, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या बात हो गई है? आपको खुद ही चलकर देखना होगा। शायद आज इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली ना हो पाए। उस आदमी की बात सुनकर ध्रुव जल्दबाजी में उस आदमी के पीछे पीछे चला जाता है और कमरे में केवल निधि वर्मा और लवीना ही रह जाते हैं। ध्रुव के वहां से जाने के बाद निधि कमरे की फ्रेंच विंडो से दिल्ली शहर को देखने में लग जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ध्रुव जैसे लूजर की वजह से वहां दिल्ली शहर में आई थी। उसी समय लवीना निधि वर्मा के पास आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है। मिस, मैं जानती हूँ कि आप चाहती हैं कि वो ध्रुव आपसे नफरत करे, लेकिन ध्रुव तो वैसे ही आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपने अभी अभी जो कुछ भी किया और कहा, साफ नजर आ रहा था कि वो सब नकली है। इस दुनिया में ध्रुव जैसा गरीब इंसान कैसे हो सकता है? पता नहीं मेरे डैड इसके डैड को कैसे जानते हैं। मिस, वो सिगरेट, आपने अपनी सिगरेट को गलत तरीके से पकड़ा हुआ है। लवीना निधि वर्मा को याद दिलाए बिना नहीं रह पाती है और लवीना की बात सुनकर निधि वर्मा अपना सिर झुका कर देखती है और उसे एहसास होता है कि उसने वाकई में गलत तरीके से सिगरेट को पकड़ा हुआ था। निधि वर्मा आमतौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन सच तो ये था कि उसने आज से पहले कभी भी स्मोक नहीं किया था। जब वो देखती है कि ध्रुव के सामने शो ऑफ करने के चक्कर में उसने सिगरेट को गलत तरीके से पकड़ा हुआ था, तब वो थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है। मुझे तुम्हारे रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। लवीना और निधि वर्मा के बीच का रिश्ता बहुत ही ज्यादा यूनिक था। आमतौर पर एक असिस्टेंट अपने मालिक या मालकिन के इतने ज्यादा करीब नहीं होता है, लेकिन जहाँ एक तरफ निधि वर्मा लवीना को एक दोस्त की तरह ट्रीट करती थी, वहीं दूसरी तरफ लवीना के टॉम बॉय होने की वजह से निधि वर्मा लवीना को भाई के जैसा ज्यादा मानती थी। वैसे लगता है कि बाहर कोई मुसीबत आई हुई है। मैंने सुना है कि वो लोग ध्रुव को इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में आने से रोक रहे हैं, तो हम अपनी अगली चाल कब चलेंगे? लवीना निधि वर्मा से कहती है और लवीना की बात सुनकर निधि वर्मा कुछ पलों के लिए खामोश रहती है। क्या होगी निधि वर्मा की अगली चाल? इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस के बाहर आखिर ऐसी भी क्या मुसीबत आई है? क्या निधि वर्मा इस बार भी ध्रुव की मदद करेगी या फिर वो ध्रुव को उसके हाल पर छोड़ देगी? लवीना, हम यहाँ पर मेरी एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आए थे। क्या तुम प्लीज ऐसे एक्ट करना बंद कर सकती हो जैसे कि मैं ध्रुव की मदद करने वाली हूँ? बेहतर यही होगा अगर वो ध्रुव खुद ही अपनी परेशानी से निपटे। हालांकि ये बात और थी कि निधि वर्मा की बात सुनकर लवीना को कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे निधि वर्मा की इस पर्सनालिटी की आदत हो गई थी। आप दूसरों को अपने फियांसे को परेशान करने नहीं दे सकती हैं मिस। मुझे वाकई में नहीं पता
कि मेरे डैड को वो लूजर कहाँ से मिला है। एक काम करो, कुछ समय उसे खुद ही बाहर की मुसीबत हैंडल करने दो, तभी उसे समझ में आएगा कि मैं उसकी सेवियर हूँ और वो मुझे नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर वो अंदर आकर मेरी मदद नहीं मांगता है तो मुझे नींद से जगाना मत। निधि वर्मा आराम से मोबाइल फोन में स्क्रॉल कर रही थी और वो नोटिस करती है कि मोबाइल में हर एक न्यूज ध्रुव के बारे में थी। लेकिन बहुत ही जल्द निधि वर्मा कुछ नोटिस करती है। लवीना क्या ध्रुव की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी? हाँ, लेकिन शायद उनका ब्रेकअप हो गया है। लवीना की बात सुनकर निधि वर्मा का दिल कुछ पलों के लिए बैठ जाता है। अगर ध्रुव की कोई गर्लफ्रेंड है तो निधि वर्मा के लिए ये एंगेजमेंट तोड़ना आसान होगा। तो फिर तृप्ति कौन है? लवीना किसी लैपटॉप की जैसी थी जिसके पास निधि वर्मा के लिए सभी इंफॉर्मेशन मौजूद रहती थी। शायद इस समय दोनों डेट कर रहे हैं। वो दोनों कितने ज्यादा करीब हैं? मेरा मतलब है कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है अब तक? मैं जो कहना चाह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों ने आज तक एक दूसरे का हाथ तक पकड़ा है। ये तो बहुत ही ज्यादा स्लो है। ध्रुव वाकई में एक लूजर ही है। हमें जल्द से जल्द एक रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि हम तृप्ति और ध्रुव के बीच में कुछ करा सके, उन्हें करीब ला सके। निधि वर्मा का दिमाग उस समय बहुत ही खुराफाती आइडियाज से भरा हुआ था ताकि वो ध्रुव को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सके। कुछ गिफ्ट्स तैयार करो, मैं उन्हें जिंदल फैमिली के पास लेकर जाऊंगी और खुद पर्सनली तृप्ति को ध्रुव के बिहाफ पर प्रपोज करूंगी। इस तरह से मैं श्योर हूँ कि वो दोनों के दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के फिजिकली करीब आ जाएंगे। निधि वर्मा का प्लान सुनकर लवीना इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि उसकी आंखें उसके सॉकेट से बाहर आ गई थी। दूसरी तरफ दरवाजे के ठीक बाहर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला था। केवल वही कंपनीज जिन्होंने वर्मा रियल एस्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था वो खामोश थी। बाकी सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है? दरवाजे से 100 मीटर की दूरी पर लोगों का एक ग्रुप नजर आ रहा था और उस ग्रुप का लीडर आमोद था। आमोद को देखकर ध्रुव को समझते देर नहीं लगती है कि आमोद ने अभी तक गिव अप नहीं किया है। उस मोमेंट पर ध्रुव जानता था कि आमोद के पीछे मौजूद बहुत से लोगों से वो पहले से मिल चुका था और वो सब के सब ध्रुव को टारगेट करने वाले। ध्रुव ने उनसे पार्टनरशिप नहीं की थी और यही वजह थी कि अब वो सब के सब ध्रुव को अपना दुश्मन मानते थे। ध्रुव इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं कर सकता है। ध्रुव यहाँ से दफा हो जाओ। लूजर कहीं के। ध्रुव बाहर आओ और हम सबको एक्सप्लेनेशन दो। बाहर हो रही इस चीख चिल्लाहट ने बहुत जल्द रिपोर्टर्स का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया था। इकोनॉमी एसोसिएशन के लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सब दिल्ली के बिजनेसमैन थे, जबकि बाहर खड़े लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और यही वजह थी कि इस समय इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। क्या कहा तुम लोगों ने? ध्रुव देखना चाहता था कि अब आमोद कौन सी चाल चल रहा है और वो क्या प्लान कर रहा है। आमोद के हिसाब से ये सब परफेक्ट समय था। वो निधि वर्मा को ये दिखाना चाहता था कि उसके और ध्रुव के बीच में सुपीरियर कौन है। ध्रुव, मैंने सुना है कि तुम होटल में निशा के साथ सोए थे। वेल, कैसा लगा था तुम्हें? क्या तुम उसके साथ बस केवल एक बार ही सोकर चले आए थे? और इसी तरह से आमोद ने अपनी चाल चल दी थी और उस चाल की शुरुआत उसने ध्रुव की रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश करने से की थी। जब तक ध्रुव नेगेटिव न्यूज में रहेगा तब तक आमोद के लिए ध्रुव को इकोनॉमी एसोसिएशन से बाहर निकालना आसान होगा। निधि वर्मा, अब तुम अपने फियांसे को बचाने में कामयाब नहीं हो पाओगी। अब तो ध्रुव की बर्बादी के साथ साथ उसका इस इकोनॉमी एसोसिएशन से बाहर निकलना भी तय है। अपनी चाल पर मन ही मन खुश होते हुए आमोद का रोम रोम इस समय एक्साइटमेंट से भरा हुआ था और वो बस ध्रुव की बर्बादी का इंतजार कर रहा था। क्या आमोद अपनी इस चाल में कामयाब हो जाएगा या ध्रुव आमोद की इस चाल का मुंह तोड़ जवाब देगा, या फिर क्या निधि वर्मा वक्त रहते ध्रुव की मदद करने के लिए आ जाएगी? और क्या ध्रुव और तृप्ति को करीब लाने का निधि वर्मा का प्लान कामयाब हो पाएगा? मिस्टर गिल, क्या यह सच है कि आप निशा जिंदल के साथ सोए हैं? एक्सक्यूज मी, क्या आपको निशा के साथ वक्त बिताने में मजा आया था? आप उनकी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द थे, है ना? मिस्टर गिल, आपके जैसा जवान वारिस तो बहुत सी लड़कियों के साथ सोया होगा। वो सभी रिपोर्टर्स ध्रुव का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब हो रहे थे और इसीलिए सभी अपने अपने हाथों में माइक्रोफोन्स लिए ध्रुव के सामने खड़े हुए थे। लेकिन ध्रुव एकदम काम खड़ा रहता है। उसने आमोद से इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने आमोद से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। वीआईपी रूम में निधि वर्मा जाहिर सी बात है कि सोने का बस नाटक करती नजर आ रही थी और जब वो ये सुनती है कि ध्रुव को फंसाया जा रहा है तब वो तुरंत ही उठ जाती है। मिस, ध्रुव अभी तक आपकी मदद मांगने के लिए नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस बाहर जाकर उस बंदे को थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है। वो आदमी एक बहुत ही घटिया आदमी है जो हारने के बाद इतनी गंदी चालें चल रहा है।
वो ध्रुव इतना बड़ा लूजर है कि वो तृप्ति के साथ तक सोने की हिम्मत नहीं कर सका है, जो कि एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो निशा के साथ कैसे सो सकता है? मिस, क्या आप चाहती हैं कि मैं जाकर इस प्रॉब्लम को सेटल करूं? लवीना की बात सुनकर निधि वर्मा खामोश हो जाती है और एक बार फिर से बेड पर लेट जाती है, लेकिन इस बार वो वाकई सो गई थी। इस तरफ बिल्डिंग के बाहर ध्रुव तुरंत ही निशा को वहां पर बुलाने वाला था, और बस वो निशा को ही नहीं बल्कि वो निहाल को भी वहां पर बुलाने वाला था। निहाल ने पहले ही शर्मा फैमिली के बारे में सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, जस्ट इन केस उसकी जरूरत पड़ जाए, और जो इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की थी वो शर्मा फैमिली को बर्बाद करने के लिए काफी थी। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और इसीलिए उनके सामने ध्रुव फोन करने में कामयाब नहीं हो पाया था। तभी उसी समय पर कोई चलते हुए ध्रुव की तरफ आता है और उसे आवाज देता है। मिस्टर गिल। ध्रुव पलटता है और उसे एहसास होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जयदेव है। लेकिन ध्रुव को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जयदेव वहाँ पर क्या कर रहा है। क्या आप भी यहाँ पर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए हैं? ध्रुव ऑकवर्ड महसूस करते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, मैंने आपको यहाँ पर देखना एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर जयदेव। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे दिल्ली की इकोनॉमी की चिंता है। सोसाइटी और इकोनॉमी बदल गई है। पहले इकोनॉमी की फाउंडेशन लेबर फोर्स हुआ करती थी, लेकिन अब सोसाइटी की फाउंडेशन इकोनॉमिक एसोसिएशन है। लेकिन देवेंद्र रंधावा जो उसके सामने खड़ा हुआ था वो नाखुश था। उसे अपने प्लान के बीच में रुकावट पसंद नहीं थी, और यही वजह थी कि जयदेव के वहाँ पर आने से पहले ही देवेंद्र रंधावा गुस्से में उसे धक्का दे देता है। तुम कहाँ से आए बुड्ढे? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है तुम इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए क्वालिफाइड हो? देवेंद्र रंधावा के धक्का देने की वजह से जयदेव जमीन पर गिर जाता है। वैसे भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मौजूद ज्यादातर लोग बेरहम होते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। ये नाटक करके कि तुम्हें चोट लग गई है तो मुझे ब्लैकमेल करने में कामयाब नहीं हो सकते हो। अब मैं आजाद हूँ। ध्रुव इस तरफ तेजी से भागते हुए जयदेव के पास आता है और उठने में उसकी मदद करता है। आप ठीक तो है ना मिस्टर जयदेव? चलिए मैं पहले आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। ध्रुव को देखकर जयदेव स्माइल करता है। बिना किसी शक के उसका जजमेंट पूरी तरह से सही था। इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस सभी बिजनेसमैन के लिए जरूरी होती है, लेकिन इतने क्रूशियल मोमेंट पर भी ध्रुव को एक्चुअल में जयदेव की हेल्थ की चिंता थी। जयदेव नजर घुमाकर उस जगह को देखते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? इट्स ओके, मैं हैंडल कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि ये लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं मिस्टर गिल। मुझे बाकी चीजों के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्यों ना मैं अपने एक्स स्टूडेंट को यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए बुलाऊं? हालांकि ये बात और थी कि जयदेव की बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। ओहो, तो ये बूढ़ा आदमी एक्चुअल में एक टीचर है। शायद ये सठिया गया है। ये 60 साल का रिटायर्ड टीचर है, लेकिन क्या ये बेवकूफ है? ये एक 20 साल के लड़के के साथ दोस्ती कैसे कर सकता है? देवेंद्र रंधावा जोरों से हंसता है। ध्रुव के साथ निपटना वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जयदेव के वहां पर आने की वजह से बिना किसी शक के चीजें उसके लिए आसान हो गई थी। दफा हो जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ पर बिजी हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम सीनियर हो, तुम यहाँ पर आकर हमारे मामलों में टांग मत अड़ाओ। और तुम्हारा स्टूडेंट कौन है? वो आने दो, उसे भी देख लेंगे। देवेंद्र रंधावा ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी वहां गेट के बाहर एक ब्लैक ऑडी आकर खड़ी होती है। जाहिर सी बात है कि उस ब्लैक ऑडी का ड्राइवर किसी को ढूंढ रहा था, और फाइनली उसकी नजर जयदेव पर पड़ती है, और जयदेव को देखते ही वो तेजी से भागते हुए उसकी तरफ जाता है। हालांकि ये बात और थी कि सभी उस आदमी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, और खास तौर पर उसकी लाइसेंस प्लेट को देखकर। जाहिर सी बात है कि सभी ये बात अच्छे से जानते थे कि वो आदमी कौन है। आखिर कौन है वो आदमी, और जयदेव के साथ उसका क्या रिश्ता है? क्या वो आदमी ध्रुव की मदद करके आमोद को उसकी चाल में मात दे पाएगा? और क्या होगा ध्रुव का अगला कदम? वो आदमी कार से बाहर निकलकर तेजी से जयदेव की तरफ जाते हुए बोला, मिस्टर जयदेव, आप यहाँ पर दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आप अपने यहाँ पर आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको यहाँ के सबसे बेस्ट होटल में ठहरा था। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप इस उम्र में भी आपको कॉमन लोगों की रोजी रोटी की इतनी चिंता क्यों है? आप एक्चुअल में सीधा इकोनॉमी एसोसिएशन में आ गए। अपनी बात खत्म करते ही वो आदमी फिर जयदेव से हाथ मिलाता है, और फिर अचानक से ही वो कुछ पलों के लिए ठिठक जाता है, और उसकी नजर जयदेव के कपड़ों और चेहरे पर टिक जाती है। मिस्टर जयदेव, ये आपके चेहरे और कपड़ों में धूल क्यों लगी हुई है, और आपके चेहरे पर ये घाव? हर कोई इस समय खामोश खड़ा हुआ था। भले ही वो लोग ये नहीं जानते थे कि जयदेव कौन है, लेकिन दिल्ली में हर कोई जानता था कि वीर चौहान कौन है, जो इस समय उन लोगों के सामने खड़ा हुआ था। वो सब वीर चौहान को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो लोग एक ही झलक में उसे पहचान सकते थे।
यहाँ तक कि लोगों ने अपने अपने लिविंग रूम में उसका पोर्ट्रेट तक टांग रखा था। यहाँ तक कि रिपोर्टर्स ने अपने अपने कैमरास और माइक्रोफोन्स बंद कर दिए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी वीर चौहान का इंटरव्यू लेने की। इनफैक्ट वीर चौहान की परमिशन के बिना कोई भी उससे बात तक नहीं कर सकता था। कोई भी बिजनेस चाहे कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो, चाहे फैमिली का बैकग्राउंड कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन किसी की भी वीर चौहान से पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। देवेंद्र रंधावा तो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि उसके पैर थर थर कांप रहे थे। मिस्टर, मेरा आपको धक्का देने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। आपको चोट तो नहीं लगी? मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ ताकि डॉक्टर्स आपको देख सके। देवेंद्र रंधावा इस समय बुरी तरह से घबराया हुआ था और उसके पास माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। जयदेव एक बहुत ही नेक दिल का इंसान था। अगर फुटपाथ पर चलते हुए भी कोई उसे धक्का दे दे तो भी वो नाराज नहीं होता था। लेकिन देवेंद्र रंधावा का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था। न सिर्फ उसने जानबूझकर जयदेव को धक्का देकर उसकी इंसल्ट की, बल्कि वो ध्रुव को भी जानबूझकर टारगेट कर रहा था। क्या ये बिजनेसमैन दिल्ली से है? वीर चौहान आज जो कुछ भी था वो जयदेव की वजह से ही था। जयदेव वीर चौहान के लिए एक गाइड, एक मेंटोर था और इसीलिए वीर चौहान उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और वीर चौहान ही नहीं, जयदेव के पास वीर जैसे ऐसे अनगिनत स्टूडेंट्स मौजूद थे। जी। उसे देवेंद्र रंधावा थोड़ा बहुत याद था। जयदेव फिर एक भी शब्द नहीं कहता है, लेकिन वीर चौहान समझ जाता है कि जयदेव क्या कहना चाहता है। मिस्टर जयदेव, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहते ही वीर चौहान अपना फोन बाहर निकालता है और अपने सेक्रेटरी को फोन करता है। अब से रंधावा फैमिली के बिजनेस पर खास ध्यान देना। हालांकि वीर चौहान ने केवल यही एक सेंटेंस कहा था, लेकिन उसके इस एक सेंटेंस से ही देवेंद्र रंधावा किसी पत्ते के जैसा कांप उठा था। और यही वजह थी कि फिर बिना किसी देर के वो सीधा जमीन पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जयदेव के पैर पकड़ लेता है। मिस्टर, आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। पूरी की पूरी रंधावा फैमिली अपनी रोजी रोटी के लिए मुझ पर डिपेंड करती है। मैं गलत था। मैं अभी इसी वक्त रंधावा फैमिली को ऑर्डर देता हूँ कि वो हमारी फैमिली की आधी प्रॉपर्टीज को दिल्ली के गरीब लोगों को दान में दे दें। देवेंद्र रंधावा लगातार जयदेव के सामने भीख मांगता जा रहा था और उसकी रुकने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। हालांकि ये बात और थी कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो पूरी तरह से बेकार था। जयदेव अच्छे से जानता था कि देवेंद्र रंधावा इस समय इसलिए उसके सामने सिर झुकाए हुए है क्योंकि उसका सामना किसी ऐसे से हो रहा है जिसे वो नाराज नहीं कर सकता है। नहीं तो ये आदमी ऐसा है जो सामने वाले को बर्बाद करके छोड़े। देवेंद्र रंधावा जब देखता है कि जयदेव अभी भी न तो कुछ कह रहा है और न ही कुछ कर रहा है, तो वो पलटकर वीर चौहान की तरफ देखता है। आपने तो दिल्ली में रंधावा फैमिली की परफॉर्मेंस देखी ही है। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे इनकी माफी दिलवाने में? देवेंद्र रंधावा अच्छे से जानता था कि अब केवल वीर चौहान ही है जो उसे माफी दिलवा सकता था। लेकिन फिर परफॉर्मेंस, वेल, उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम 1000 ईमेल्स आई हैं जहां हर कोई रंधावा फैमिली की शिकायत कर रहा है और आज हमारे पास अच्छा खासा समय है उन सभी को ध्यान से पढ़ने का। वीर चौहान के इन शब्दों ने देवेंद्र रंधावा की बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी थी। अब देवेंद्र रंधावा क्या करेगा और क्या सजा देगा वीर चौहान देवेंद्र रंधावा को जयदेव के साथ बदतमीजी करने के लिए? क्या अपने घमंड और बदतमीजी के चलते देवेंद्र रंधावा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा? देवेंद्र रंधावा जैसे ही नीचे देखता है वो नोटिस करता है कि उसे बहुत से फोन्स आए हुए हैं। देवेंद्र रंधावा की इस समय कोई भी फोन उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसे बहुत से मैसेजेस भी आए हुए हैं। मिस्टर रंधावा फैमिली इस समय मुसीबत में है। इंपीरियल रंधावा एस्टेट इस समय इन्वेस्टिगेट हो रहा है। ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग अपने साथ पुलिस को लेकर आए हैं और उन लोगों ने इंपीरियल रंधावा एस्टेट को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स जो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे थे वो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। मिस्टर रंधावा, आपको मुझे बचाना होगा। अभी अभी मैं बेड पर किसी लड़की से बात कर रहा था और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। देवेंद्र रंधावा को ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही उसकी आंखों के सामने तबाह हो गई हो। उस पल पूरी की पूरी रंधावा फैमिली मुसीबतों से घिर गई थी। देवेंद्र रंधावा के पास एक के बाद एक फोन आते जा रहे थे और इस शॉक को हैंडल न कर पाने की वजह से देवेंद्र रंधावा बेहोश हो गया था। अपनी आंखों के सामने इस नजारे को देखकर सभी शॉक्ड रह गए थे। जाहिर सी बात है वो सभी वीर चौहान को जानते थे। वैसे तो आमतौर पर वीर चौहान कभी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बर्बाद करने के बारे में सोचता भी नहीं, क्योंकि यही इंडस्ट्री नेशनल इकोनॉमी की जान है। लेकिन आज देवेंद्र रंधावा ने उसे ऐसा करने की वजह दे दी थी और इसीलिए रंधावा फैमिली का बर्बाद होना तो तय था। मिस्टर जयदेव, आप चिंता मत कीजिए।
मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वैसे अब जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना आप मेरे साथ मेरे विला चलें, हमारे बीच में थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। वैसे अब मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि कुछ दिन पहले अभिमन्यु दिल्ली में क्या कर रहा था। चलिए आज शाम में सब लोग मिलते हैं। वैसे भी आपके बहुत से स्टूडेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। जब जयदेव देखता है कि वीर चौहान इतना जोर दे रहा है तब वो मना नहीं कर पाता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। ठीक है फिर, अब अगर तुम इतना जोर दे ही रहे हो तो चलो फिर चलते हैं। मिस्टर जयदेव इस तरफ आइए। मिस्टर गिल, आप आ रहे हैं हमारे साथ? जयदेव के इतना कहते ही वहाँ पर सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। आफ्टर ऑल वीर चौहान जैसा एक आदमी जयदेव को अपने टीचर के तौर पर मान रहा है, लेकिन वही जयदेव ध्रुव को मिस्टर गिल कहकर बुला रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वीर चौहान भी ध्रुव को इज्जत के साथ ट्रीट करेगा? और ध्रुव को कैसे बुलाना है वो तो जाने दो, कोई भी ध्रुव को उकसाने की हिम्मत भी कैसे करेगा? यहाँ तक कि अब खुद आमोद भी अपनी इस बेवकूफी के लिए खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए। ध्रुव को अभी भी निधि वर्मा से निपटना था और इसके अलावा वहाँ पर सभी लोग जयदेव के स्टूडेंट्स थे और इसीलिए ध्रुव के लिए वहाँ पर जाना थोड़ा अजीब था। वेल, अगर फ्यूचर में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करिएगा। इतना कहने के बाद जयदेव फिर कार में जाकर बैठ जाता है। कार के अंदर वीर चौहान अपनी आंखों में कंफ्यूजन के साथ जयदेव को देख रहा था। मिस्टर जयदेव, ये ध्रुव कौन है? वीर चौहान अच्छे से जानता था कि जयदेव ऐसे ही बेवजह ध्रुव की इज्जत नहीं करेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है। जयदेव की बात सुनकर वीर चौहान एक पल के लिए हैरान हो जाता है। मिस्टर जयदेव, अब मुझे सब समझ में आ गया है। दूसरे लोगों की टोन्स और एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना उसकी जॉब का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इसीलिए जयदेव की बात से वीर चौहान ये अच्छे से समझ गया था कि जयदेव को ध्रुव के बैकग्राउंड के बारे में पता है और साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि ध्रुव कोई सिंपल आदमी नहीं है। इस तरफ वीर चौहान के वहां से चले जाने के बाद पूरी की पूरी इकोनॉमी एसोसिएशन में सन्नाटा छा गया था। हर कोई ध्रुव को देख रहा था, लेकिन किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी और न ही किसी को उसे अप्रोच करने की हिम्मत हो रही थी। उसी समय पर इकोनॉमी एसोसिएशन के वीआईपी लाउंज में निधि वर्मा फाइनली अपनी नींद से जाग जाती है। वो ये देखकर थोड़ी सरप्राइज थी कि ध्रुव अभी तक उसकी मदद मांगने के लिए नहीं आया था। तो बताओ कैसा चल रहा है सब? लगता है यहाँ पर कोई बिग शॉट आया था। वीर चौहान नाम था उसका। इस बार किस्मत ध्रुव की तरफ थी, लेकिन अगर वो अनलकी हुआ तो वो कभी भी रंधावा रियल एस्टेट को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। खैर जाने दो, जो आइटम मैंने तुमसे कहा था वो तैयार हो गया। लवीना एक बहुत ही काबिल असिस्टेंट थी और इसलिए जब निधि वर्मा सो रही थी तब उसने ऑलरेडी सारी तैयारी कर ली थी। आखिर क्या प्लान किया है निधि वर्मा ने और वीर चौहान ने जो कदम उठाया था उसके बाद ध्रुव की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा और क्या निधि वर्मा वाकई ध्रुव और तृप्ति को करीब लाने में कामयाब हो जाएगी और इन सब के बाद आमोद क्या चुप बैठ जाएगा? लेकिन मिस, क्या आप वाकई में ये करना चाहती हैं? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ? इसके अलावा मैं तो बस जिंदल फैमिली और ध्रुव की मदद ही कर रही हूँ, है ना? अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी पत्नी नहीं बना पाएगा। निधि वर्मा के एक्शन साफ साफ कह रहे थे कि वो पैसों के दम पर कुछ भी कर सकती है। हालांकि लवीना को ये ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो निधि वर्मा से ये बात सीधे से नहीं कहती है। निधि वर्मा उसके बाद घमंड से अपना सिर ऊंचा करके दरवाजे से बाहर निकल जाती है। आमोद और बाकी सब अभी भी एंट्रेंस पर मौजूद थे और आमोद अपनी आंखों में शौक के साथ ध्रुव को देख रहा था। उसे फाइनली समझ में आ गया था कि कैसे ध्रुव इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। उसके पीछे इतने पावरफुल लोगों का हाथ है कि शर्मा फैमिली तक डर के मारे कांप सकती है। उसी समय निधि वर्मा वहां पहुंच जाती है और उसे देखकर आमोद कहीं पहले जयदेव, फिर वीर चौहान और अब निधि वर्मा भी वहां पर आ गई थी। जाहिर सी बात है कि आमोद इस समय बहुत ज्यादा जेलस महसूस कर रहा था और ना ही उसे समझ में आ रहा था कि निधि वर्मा को ध्रुव में क्या नजर आ रहा है। मेरे फियांसे से अभी इसी वक्त माफी मांगो। निधि वर्मा के शब्द सीधे थे, लेकिन उसकी टोन बहुत ही डोमिनेटिंग थी। आमोद भी बहुत ज्यादा क्या नजर आ रहा है? मेरे फियांसे से अभी इसी वक्त माफी मांगो। निधि वर्मा के शब्द सीधे थे, लेकिन उसकी टोन बहुत ही डोमिनेटिंग थी। आमोद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो अच्छे से जानता था कि वो चाहे या न चाहे, लेकिन उसे माफी तो मांगनी ही होगी। निधि वर्मा के सामने शर्मा फैमिली का कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा वो ये भी नहीं चाहता था कि उसका हाल भी वही हो जो देवेंद्र रंधावा का हुआ था। ध्रुव, आई एम रियली सॉरी। ये किस तरह की माफी है?
जहाँ पर तुम अपने घुटनों पर भी नहीं बैठे हो। निधि वर्मा की बात सुनकर आमोद उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। एक पल के लिए तो उसे लगा कि निधि वर्मा मजाक कर रही है, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा सीरियस थी। ये देखकर आमोद को समझते देर नहीं लगती कि निधि वर्मा एक्चुअली सन की है। ये देखकर कि आमोद अभी भी शांत खड़ा हुआ है, निधि वर्मा रिपोर्टर्स की तरफ देखती है। तुम सब लोग अभी तक यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो? ये इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है तो क्यों ना तुम लोग और ज्यादा फोटोज लो। हिचकिचाओ नहीं, नोट करो सब। मैं भी कल सुबह की हेडलाइंस में सब कुछ पढ़ना चाहती हूँ। निधि वर्मा की बात सुनकर ध्रुव की आंखें गुस्से में खुली की खुली रह गई थी। निधि वर्मा की एरोगेंस एक चीज थी, लेकिन उसकी जिद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली थी। और ध्रुव का गुस्सा तो अलग, आमोद का गुस्सा इस समय ज्वालामुखी बनकर फट रहा था। न सिर्फ निधि वर्मा उसे घुटनों पर लाने की बात कर रही है, बल्कि रिपोर्टर्स भी जानबूझकर इसकी कवरेज बना रहे थे। ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, लेकिन आमोद के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो देवेंद्र रंधावा की तरफ देखता है, जो अभी अभी वीर चौहान की कार के पीछे भागा था, लेकिन वीर चौहान ने उसे कोई भाव नहीं दिया था। इस समय रंधावा फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और उनके कोई भी कनेक्शंस काम नहीं आ रहे थे। काफी देर तक इस बारे में सोचने के बाद आमोद को अपने पैर कांपते हुए महसूस हो रहे थे। और फिर ध्रुव, आई एम सॉरी। ध्रुव वाकई आमोद के साथ निपटना चाहता था, लेकिन इस समय उसकी खुद की बोलती बंद हो गई थी। आफ्टर ऑल आमोद के साथ डील करने का उसका खुद का तरीका था, लेकिन जो निधि वर्मा ने किया वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। लेट्स गो ध्रुवी। निधि वर्मा की बात सुनकर ध्रुव भी हैरान हो जाता है। मेरे लिए कोई भी निकनेम मत बनाओ, ठीक है ना? क्यों? मैंने खुद तुम्हारे लिए ये नाम रखा है। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है। ध्रुव के मुकाबले निधि वर्मा कुछ ज्यादा ही लापरवाह थी। आमोद अभी भी जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था कि तभी वो निधि वर्मा को वहां से जाते हुए देखता है और वो तुरंत ही उसे रोकने के लिए जाता है। मिस वर्मा, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। तुम्हें और क्या मौका चाहिए? मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर बैठ गया हूँ। लेकिन निधि वर्मा के खूबसूरत चेहरे पर कोई सिंपैथी नहीं थी। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो क्या तुम्हें उसके लिए अपने घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? और क्या चाहते हो तुम? अब इस बात का मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूं? क्या शर्मा फैमिली ने तुम्हें यही परवरिश दी है? ठीक है, कल मैं खुद शर्मा फैमिली में जाकर तुम्हारे डैड के साथ इस मैटर को डिस्कस करूंगी। निधि वर्मा की बात सुनकर आमोद इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी बांध ली थी। आमोद को देखकर ऐसा लग रहा था मानो गुस्से में उसका दिमाग फट जाएगा और उसी गुस्से में वो अपनी मुट्ठी को जमीन पर मारता है। आमोद इस समय गुस्से में आग बबूला हो रहा था और सबसे बदतर बात ये थी कि वो अपने गुस्से को दिखा भी नहीं पा रहा था। अब क्या होगा आमोद का अगला कदम? क्या निधि वर्मा आमोद को इतनी आसानी से जाने देगी या अभी वो आमोद की जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगी? और निधि वर्मा ने जो कुछ भी आमोद के साथ किया था, क्या उसका बदला आमोद अब ध्रुव से लेगा?